हेलो। तो आइए हम लोग अपने PT 365 इकोनॉमी वाले सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे फार्म्स लॉ और जो भी है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, MSP रिजिम एट्सेट्रा के बारे में बात किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें कि एग्री इंडेक्स और डेरिवेटिव्स, डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स लाइक फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वेप्स एट्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिशरी सेक्टर, फिर एनिमल हस्बेंड्री, शुगर इंडस्ट्री एट्सेट्रा, आगे इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सके। उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेज ले सकें जिसमें 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एग्री इंडेक्स। तो एक्चुअली जिस तरह शेयर मार्केट होता है कंपनीज या कॉरपोरेट हाउस के लिए, उसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एक बनाया गया है फ्यूचर मार्केट। उसी तरह यहाँ इसमें एक डेरिवेटिव इंडेक्स जारी किया जाता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज बोर्ड के द्वारा। तो इसमें कमोडिटी तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट्स हो गया। डेरिवेटिव्स एक्चुअली वो होता है जिसकी जो कि डिराइव होता है, जिसका प्राइस उसके एसेट के बेसिस पे, मतलब एसेट जो है उसका क्या मॉनेटरी वैल्यू होगा, उसी के बेसिस पे इनका प्राइस डिसाइड होगा, इसलिए इन्होंने डेरिवेटिव कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसा कि यहाँ एक फ्यूचर्स के बारे में बताया गया है। तो फ्यूचर डेरिवेटिव में एक्चुअली क्या होता है, इनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू इज ड्राइव फ्रॉम द ऐसे, ये तो डेरिवेटिव हम लोगों ने देख लिया। तो फ्यूचर्स में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है एडवांस में, एग्रीमेंट टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल कमोडिटी इन ए डिजाइंड फ्यूचर मंथ एट ए प्राइस एग्रीड अपॉन बाय द बायर और सेलर। मतलब 1 महीने 2 महीने या एक क्रॉप साइकिल पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस प्राइस पे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तो NCDEX क्या है, ये कंट्री का एक लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है। तो ये NCDEX के बारे में हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली लोग बायर और सेलर टुगेदर इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पर मिलते हैं और अपना प्रोडक्ट बाय और सेल करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने NCDEX, एग्रीडेक्स और फ्यूचर मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स, इन सब के बारे में जाना। NCDEX क्या है, इसका NSE के बारे में आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें इसका एक इंडेक्स लिस्ट है। उसी तरह इसको भी इनका लिए भी गाइडलाइंस कौन जारी करता है, जैसा कि शेयर मार्केट के लिए सेबी करता है, तो सेम इसके लिए भी रेगुलेटरी बॉडी सेबी ही है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं बीम, BSE एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड। ये एक्चुअली एक स्पॉट मार्केट है। स्पॉट मार्केट जैसा कि नाम से ही पता चला है, स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब इमीडिएट डिलीवरी किसी, जैसे फ्यूचर मार्केट में हम लोग ने क्या देखा था कि एडवांस में उसमें किया जाता है। तो यहाँ स्पॉट मार्केट में क्या है, ये एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आर एक्सचेंज फॉर इमीडिएट डिलीवरी सच एज कमोडिटीज, करेंसी एंड सिक्योरिटी। स्पॉट मार्केट रेफर्स टू ए कमोडिटी दैट बीइंग सोल्ड ऑन स्पॉट विद द intention of being delivered to the buyer fairly immediately, either presently or within a few days। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया किस तरह स्पॉट मार्केट काम करता है। और बीम यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्पॉट मार्केट के लिए एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एक लॉन्च किया गया है कि किसानों को लॉस ना हो, उसके लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी दी गई है। तो इसमें ये रिस्क फ्री और हैसल फ्री परचेज है। उसके बाद इसी तरह फार्मर्स इन वन स्टेट एबल टू रीच आउट द मार्केट्स ऑफ द अदर स्टेट, ये सब बीम्स के क्या सब फ़ायदे हैं वो यहाँ पे बताया गया है, तो जिसे कि आसानी से हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं यहाँ पे एक कॉटन, जैसा कि आपको पता है इंडिया एंशियंट टाइम से ही कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे इंडिया के कॉटन को कस्तूरी कॉटन नाम से वर्ल्ड में इसे एडवर्टाइज करने के या ब्रांड लोगो बनाने के लिए सोचा जा रहा है। तो इसमें एक प्रीमियम, तो अभी क्या कहा गया है, इंडियन प्रीमियम कॉटन वुड बी नोन एज कस्तूरी कॉटन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड, मतलब वर्ल्ड के कॉटन ट्रेड में इंडियन कॉटन को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर कुछ कस्तूरी कॉटन के फीचर्स दिए हैं, जिसे पढ़ के आपको एक बार ऐसा लगा कि ये कॉटन की फीचर्स बताया गया है कि किसी और चीज़ की विशेषता बताया गया है। जैसे कि कस्तूरी कॉटन ब्रांड विल बी प्रेजेंट वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस। तो ये सब यहाँ पे इसके फीचर्स बताए गए हैं। उसके बाद इंडिया ग्रोज ऑल 4 स्पेसीज ऑफ कल्टिवेटेड
कॉटन, तो जैसा कि कॉटन के 4 स्पीसीज होते हैं, तो इंडिया में उन चारों टाइप के स्पीसीज की का प्रोडक्शन होता है। तो और कॉटन क्या है, एक खरीफ क्रॉप है जिसको कि ब्लैक कॉटन सॉइल पे प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ मैप में आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि टॉप 10 कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं। जहाँ जैसा कि सबसे पहला स्टेट कौन सा है, गुजरात। सेकंड कौन सा है, तो सेकंड यहाँ आ जाएगा महाराष्ट्र। पहला सब वेस्टर्न साइड में ही सब है, गुजरात। सेकंड महाराष्ट्र। थर्ड तेलंगाना। फोर्थ यहाँ पर फोर्थ आपको राजस्थान। फिफ्थ उसी तरह यहाँ पर आप 1 से 10 तक देख सकते हैं। फिफ्थ मध्य प्रदेश। तो इस तरह 1 से 10 तक यहाँ दिया हुआ है, ये मैप आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया इंडिया प्रोड्यूस 51% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मोर देन 50% ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। और इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, मतलब 20 टोटल कॉटन के 23% कॉटन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इंडिया में। ठीक है, और उसमें से ऑर्गेनिक जो कॉटन प्रोड्यूस होगा उसमें से मोर देन 50%। इसी तरह एक CCI कॉटन कंपटीशन ऑफ इंडिया, एक CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर होंगे, वो अलग है, उससे इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि एक मोबाइल डेवलप किया है कॉटन एलाई नाम से ऐप, जिसके थ्रू जितने भी कॉटन से रिलेटेड जो भी वेदर इंफॉर्मेशन, क्रॉप सिचुएशन और बेस्ट फार्म से रिलेटेड चीज़ें एक सिंगल ऐप में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में देखते हैं। हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में देख लिया, एग्रीकल्चर डेरिवेटिव्स के बारे में देख लिया, फिर किस तरह कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया के किस स्टेट का क्या पोजीशन है, और वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया के कॉटन को किस नाम से एडवर्टाइज या ब्रांड किया जा रहा है, उसका किस तरह लोगो लॉन्च किया गया, और CCI किस तरह एक मोबाइल ऐप के थ्रू उसे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में इंडिया का क्या है। तो 2018 में इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। उसके बाद 2019 में इंडिया एक्सपोर्टेड 7% ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब टोटल जितना भी इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ उसका 7% इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद इंडिया रैंक 13th इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट डिस्पाइट बीइंग लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, बनाना, मैंगो जैसे। तो यहाँ ये बताया गया कि किस तरह इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में लीडिंग, मतलब टॉप पे होने के बावजूद भी इसका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में रैंक उतना अच्छा नहीं है, मतलब 13th है। जबकि यहाँ हम मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बनाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मैंगो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया लीडिंग रोल प्ले करता है। तो इस तरह हमें अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेक्टर में लॉजिस्टिक्स और भी बहुत सारे जो बैरियर्स हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर फिर बताया गया एक्सपोर्ट ड्रॉप 10% CAGR ड्यू टू ड्रॉप इन ग्लोबल प्रोसेस। तो इस तरह हमने देखा कि 70% ऑफ द इट्स कमोडिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नियर बाय जोग्राफी। तो यहाँ पर इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में किस तरह डाइवर्सिटी कम है। यहाँ पे इंडिया ज़्यादातर अपने नियर बाय जोग्राफी और मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री को ही एक्सपोर्ट करता है, जबकि मात्र 30% यूरोप या अमेरिका जैसे बड़े मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाता है। तो इस तरह हमें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को और डाइवर्सिफाई और डेवलप कंट्री में एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ एक 2018 में 2018 में एक एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी भी लाया गया था, जिसका कि टारगेट 30 बिलियन टू 60 बिलियन बाय 2022 $60 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें और भी टारगेट थे जो कि यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ना ही करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के द्वारा किया गया है, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड चीज़ हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड ही आएगा। तो हम लोगों ने वो ऊपर देख लिया। अब यहाँ पर राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की बात की गई है। राइस एक्सपोर्ट, हम लोग ने कॉटन एक्सपोर्ट से संबंधित चीज़ देख ली, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देख लिया। यहाँ स्पेशली राइस एक्सपोर्ट के बारे में देखते हैं। एक एपडा नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना, को रेगुलेट करना और उससे रिलेटेड चीज़ों को देखना। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल ये एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इस तरह हम लोग यहाँ पर राइस एक्सपोर्ट फोरम के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, तो अंडर द एजिस ऑफ एपडा गवर्नमेंट ने एपडा के अंडर में राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम एस्टेब्लिश किया गया है। इसकी देखरेख में इंडिया में राइस प्रोडक्शन, जैसा कि आपको पता है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नॉन बासमती राइस वेर अलाउड फ्रॉम 2011। उसके बाद इंडिया राइस प्रोड्यूस ग्रोन बाय 96 मिलियन टन टू 117 मिलियन टन। तो प्रोडक्शन हमारा इतना ज़्यादा इंक्रीज किया, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर राइस का उतना ग्रो नहीं किया गया। उसी को प्रमोशन के लिए एपडा के अंडर में एक फॉरम एस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉरम। तो उसके बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया। अभी अब फिशरी सेक्टर देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फिशरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में। तो इसमें ये सोर्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों का स्कोप है। मोर देन 16 मिलियन फिशर्स and fish farmers at the primary level, at almost twice in the number in the value chain. The sector accounts for 6.6% of the agriculture GDP। जैसा कि आपको हमने कल डिस्कस किया था हम लोगों ने कि एग्रीकल्चर जीडीपी में 18% का कंट्रीब्यूशन करता है। अब उस 18% में फिर जो एग्रीकल्चर का टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसमें से 6.6% जो है हमारा फिशरी सेक्टर से आता है। तो उसके बाद हम लोग मैरीन एक्सपोर्ट में 5% टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड 19% ऑफ द एग्रीकल्चर। तो जितने भी टोटल एग्री एक्सपोर्ट होते हैं उसमें 19% फिशरी सेक्टर का ही रोल होता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द फिशरी सेक्टर। फिशरी सेक्टर में भी हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। उसी तरह इनलैंड इंडिया में ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन इनलैंड सेक्टर का ही है। 65% इनलैंड से ही होता है। इनलैंड मतलब होता है कि सी ना हो के, मतलब इनलैंड रिवर्स और भी जो हैं। उसके बाद फिशरी बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट, द स्टेट्स प्ले पाइवटल रोल इन द फिशरी गवर्नेंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सब्जेक्ट में सेंटर के लिए सेंट्रल लिस्ट है, फिर स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है, फिर एक कंकरेंट लिस्ट है। तो फिशरीज हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है जिसमें कि स्टेट की अच्छा खासा रोल प्ले करता है। यहाँ पर एक फिश क्रायो बैंक एस्टेब्लिश करने की बात की गई, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइम फिश क्रायो बैंक का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम कहीं फिश क्रायो बैंक सेटअप करने की बात की जा रही है। ये एक्चुअली क्या है, जो भी अवेलेबल फिश फार्म में उस डिजायर्ड स्पेसीज को फिश फार्मर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे फिश का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये एक्चुअली नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, इन दोनों के साथ मिलके ये फिश क्रायो बैंक एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में अनाउंस किया गया है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम फिश क्रायो बैंक एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये किन के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है, कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इंडिया का फिशरी सेक्टर में सब्सिडी को लेकर WTO में एक प्रपोजल दिया गया है कि स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट डेवलपिंग कंट्री के लिए दिया जाए। तो इंडिया इसके लिए WTO में नेगोशिएशन कर रहा है। जैसा कि आप दोहा राउंड के बारे में सुनते होंगे, फिर कि इसमें जो भी सब्सिडी ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है तो उसके लिए वहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन और प्रोविज़न है। तो उसी में दोहा राउंड में स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया था, जो कि यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। फिर हम लोग फिशरी सेक्टर को देखने के बाद आते हैं एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक फंड एस्टेब्लिश किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसे स्वीकृति दिया है। तो ये फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज मिल्क एंड मीट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और एक्सेस टू मार्केट, प्रमोट एक्सपोर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप एट्सेट्रा। तो इस तरह इस फंड का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया। अब इसका हम लोग कंपोजिशन और फंक्शन देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसका AID फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एट एस्टेब्लिश एंड एनिमल फीड प्लांट्स इन प्राइवेट सेक्टर। फिर इसके बेनिफिशरी क्या कौन कौन है,
FPO, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में FPO के बारे में डिस्कस किया था अच्छे से, तो यहाँ भी FPO है, MSME, नॉन प्रॉफिट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर। फंडिंग मिनिमम 10% मार्जिन मनी टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय बेनिफिशियरी, द बैलेंस 90% विल बी लोन कंपोनेंट। तो इसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा उसमें 90% लोन ले सकते हैं, 10% बेनिफिशियरी के द्वारा वो स्टार्टिंग में देना होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन भी 3% इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा, बाकी लोगों के द्वारा। फिर क्रेडिट गारंटी फंड, इसमें नाबार्ड है जो कि क्रेडिट गारंटी फंड का काम करेगा। ये एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत जो कि लास्ट लॉकडाउन के टाइम में अनाउंस किया गया है, उसी के अंडर में इस फंड को एस्टेब्लिश करने की बात कही गई। उसी तरह हम लोग यहाँ पर डेयरी सेक्टर में इंटरेस्ट सबवेंशन कैपिटल लोन्स के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग, उसके बाद यहाँ हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर देख लिया। अब उसी में आगे बढ़ते हैं बी कीपिंग, हनी मिशन के। इसे स्वीट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और NBHM इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ओवरऑल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग एंड क्वालिटी हनी एंड अनदर बेनिफिट। तो जैसा कि आपको पता है कि हनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो क्वालिटी हनी प्रोड्यूस करने के लिए इस स्कीम को, बी कीपिंग मिशन को प्रमोट किया जा रहा है। नेशनल बी बोर्ड 30 लाख फार्मर्स को बी कीपिंग के लिए ट्रेंड करेगा। तो इससे क्या होगा, एक तो देश में क्वालिटी हनी की का प्रोडक्शन होगा, दूसरा इस इंडिया अभी 8th इन द वर्ल्ड है हनी प्रोडक्शन में, तो एक्सपोर्ट में भी इससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये ट्राइबल कम्युनिटी को के लाइवलीहुड और इनकम को बढ़ाएगा, जिससे कि उनके कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो यहाँ पे हमने हनी से रिलेटेड, हनी बी कीपिंग से रिलेटेड न्यूज़ को देख लिया। अभी अब हम लोग आते हैं शुगर इंडस्ट्री पे। शुगर इंडस्ट्री एक्चुअली इसमें जिस तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में MSP वर्क करता है, इसी तरह शुगर इंडस्ट्री में FRP, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस दिया जाता है। इसे भी CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP कमीशन ही इसे भी रिकमेंड करती है। और FRP मिनिमम क्या है, पेड बिल टू बाय मिल्स टू फार्मर्स को एक मिनिमम बिल जो फार्मर पे करेंगे। और यहाँ पे पैरामीटर कुछ दिए हैं FRP को कंसीडर करते हैं, प्राइस एट विच शुगर इज सोल्ड बाय प्रोड्यूसर, अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर, रिकवरी और रीजनेबल प्रॉफिट, इस तरह ये सब यहाँ पे कुछ एक। और उसी पे स्टेट एडवाइस प्राइस भी है, जो कि हर स्टेट अपना अलग अलग इसको लेके जारी करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें एग्रीकल्चर, ट्रेड और डिफरेंट सेक्टर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर सब के बारे में देखा। यहाँ पे कुछ स्कीम के बारे में दिया गया है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, कीर्ति आ गया हैकाथॉन। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये आसान है। तो इस तरह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडस्ट्री से शुरू करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2 पार्ट में सारे चीज़ों को, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखा, किस तरह तीनों एक्ट जो पास हुए थे उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके बारे में, फिर MSP रिविजन के बारे में, फिर FPO, फिर एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ट्रेड, फिशरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, बी कीपिंग, शुगर इंडस्ट्री एट्सेट्रा। तो आशा करता हूँ आप लोग को इसे समझने में आसानी होगी और अब आप आसानी से इसे पढ़ के एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू, अगर आप ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।